नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, बायोलॉजी की हमारी सीरीज में लगातार वीडियोस आ रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं आनुवांशिकता के बारे में। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन मिलता है, तो आइए चर्चा करते हैं आनुवांशिकता क्या होता है या आनुवांशिकी क्या होता है, या इनमें मुख्य रूप से किन वैज्ञानिकों का नाम आता है, गुणसूत्र कितने किसमें कम होते हैं किसमें ज़्यादा होते हैं, या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देता है, गुणसूत्रों की संख्या भी पूछी जाती है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कोशिका विज्ञान के बारे में हमने चर्चा किया था। वहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के बारे में चर्चा किया गया था। आज उसी यूनिट में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आनुवांशिकी से रिलेटेड है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, पहला पॉइंट हम देखते हैं कि आनुवांशिकी लक्षण, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी लक्षण क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत होते हैं उन्हें आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि माता पिता से मिलने वाले लक्षणों को या पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले लक्षणों को हम क्या कहते हैं या जानते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं हम आनुवांशिक विशेषज्ञों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिकता में क्या बेसिक अंतर होता है। तो जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत होते हैं उन्हें आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। और आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो ये विशेषज्ञों का मानना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा आनुवांशिकी क्या होता है प्लस आनुवांशिकता क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करें। प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है आपका, आनुवांशिकी विज्ञान की नींव किसने डाली थी, या आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, या आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपके आनुवांशिकी के पिता या आनुवांशिकी विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, जो ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। तो यही प्रश्न बार बार पेपर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं या आनुवांशिकी विज्ञान की नींव किसने डाली थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाली थी। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने आनुवांशिकी के दो लक्षण बताए थे। एक लक्षण आपका जो बताया था फोनोटाइप और दूसरा जो बताया था जीनोटाइप। तो देखते हैं ये फोनोटाइप लक्षण क्या होते हैं और जीनोटाइप लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो फोनोटाइप वो लक्षण होते हैं जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उन्हें फोनोटाइप कहते हैं। यानी जो लक्षण हमें डायरेक्ट दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फोनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है, इसको देखते हैं। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फोनोटाइप वे लक्षण जो क्या है, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और जीनोटाइप क्या होता है, आनुवांशिकी संगठन के द्वारा जो चीज लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने अभी देखा आनुवांशिकी लक्षण क्या होता है, आनुवांशिकता क्या होता है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, और आनुवांशिकी के प्रकार कितने होते हैं। प्लस एक नोट करके मैंने नोट किया है, अक्सर यहां से भी प्रश्न निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट आप नोट करें। आनुवांशिकता के लिए या आनुवांशिकता नियम के प्रतिपादन हेतु मेंडल ने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है, आनुवांशिकी संबंधित लक्षणों को बताने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे का इस्तेमाल किया था, तो आपके मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित प्लस आनुवांशिकी के मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होती हैं। अब आनुवांशिकी में नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। जीवों के आनुवांशिक पदार्थों में होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन ही आपके क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं।
तो ये डिफिनेशन कभी कभी आ जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चन देता है जीवों के अनुवांशिक पदार्थों में होने वाले सभी प्रकार के लक्षणों को क्या कहते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा, उत्परिवर्तन दे देगा, जैव विकास दे देगा, या इस तरीके के जो भी विकल्प आपके बने होंगे तो वहां आपको टिक करना होगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। 1902 में मैकलंग ने गुणसूत्रवाद दिया था, यानी इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लिंग निर्धारण के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से लक्षण होते हैं और किस तरीके से बालक या बालिका का निर्धारण होता है। तो आइए देखते हैं लिंग निर्धारण में क्या क्या चीजें आती हैं। लिंग भी एक आनुवांशिक लक्षण होते हैं, यह आनुवांशिक लक्षण है। अन्य सभी कायिक लक्षणों के समान लैंगिक लक्षण भी गुणसूत्रों द्वारा वंशागत होते हैं। तो मैकलंग ने क्या बताया, गुणसूत्रवाद में उन्होंने बताया लिंग भी एक आनुवांशिक लक्षण होते हैं, अन्य सभी कायिक लक्षणों के समान लैंगिक लक्षण भी गुणसूत्रों द्वारा वंशागत होते हैं। इन्होंने इसको बताने के लिए मनुष्य की कोशिकाओं के बारे में बताया। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टिक करिए, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या मनुष्य में गुणसूत्रों के जोड़े कितने पाए जाते हैं, या पूछा जाता है क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछता है तो 46 लगाते हैं, पेयर में पूछता है या जोड़े में पूछता है तो 23 लगाते हैं। अब देखिएगा क्या चीजें होती हैं जिससे बालक या बालिका का लक्षण पहचाना जाता है या निर्धारण होता है। 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स जो माता पिता से समान मिलते हैं, किंतु 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। वो 23वां जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है, इसको समझते हैं दोस्तों। 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है माता में वो XX होता है, और पिता में जो होता है वो XY होता है। यानी हम कह सकते हैं X जो होता है वो बालिका का लक्षण होता है, और Y जो होता है वो आपका बालक का लक्षण होता है। यानी 22 जोड़ी जो होते हैं वो माता पिता दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ी जो होता है वो अलग होता है। पिता में अगर बात करते हैं तो वो आपका पाया जाता है 23 जोड़ी। तो 23वां जोड़ी जो होता है पिता में वो X और Y के रूप में पाया जाता है, जबकि माता में जो होता है वो XX पाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिता के जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है XY होता है, माता का जो होता है वो आपका XX होता है। अब अगर पिता का जो आपका क्रोमोसोम्स X होता है और माता का तो X ही आएगा, तो आने वाली जो संतान का निर्धारण होता है वो क्या होगी, गर्ल यानी लड़की होगी। अब यही कंडीशन अगर पिता का जो गुणसूत्र होता है वो Y के रूप में आता है और माता का तो X ही होता है, तो X के रूप में तो XY अगर होता है तो वो लड़के का निर्धारण करता है, यानी आने वाला जो बच्चा होगा वो आपका बॉय होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम बात करें तो बच्चे का निर्धारण का जो उत्तरदायी होता है वो पिता के क्रोमोसोम्स निर्धारित करते हैं, माता के क्रोमोसोम्स नहीं निर्धारित करते हैं। यानी आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण जो करा जाता है वो पिता के यानी पुरुष के क्रोमोसोम से ही निर्धारित किया जाता है। यानी बच्चे में बालिका होना या बालक होना, इसमें माता का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि वो वाहक के रूप में केवल कार्य करती हैं। ये पुरुष की क्रोमोसोम्स ही डिसाइड करते हैं कि संतान बच्चा या बच्ची होगी। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं जीन से रिलेटेड कि जीन क्या होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो क्रोमोसोम्स की इकाई के रूप में बात करें तो जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं इनको देखिए, यह एक आनुवांशिक निर्धारक अथवा विशिष्ट जैविक क्रिया इकाई है। जीन वह आनुवांशिक यूनिट है जो कि क्रोमोसोम के क्रोमनिया में स्थिर तथा रैखिक अनुक्रम में
स्थित होते हैं। तो सिंपल बात करें दोस्तों तो जीन क्या होता है, आपने अभी देखा कि जीन की प्राथमिकता क्या होती है और जीन क्या होता है। ठीक है, तो यह एक आनुवांशिक निर्धारक अथवा विशिष्ट जैविक क्रिया इकाई होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक नोट मैंने यहाँ पे नोट किया, इसको ध्यान दीजिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में या परख नली के बारे में आप सबने सुना होगा। तो परख नली के मामले में शिशु का निषेचन परख नली के अंदर होता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान दें कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, परख नली में शिशु का निर्धारण किया जाता है या निषेचन होता है उसी में। नेक्स्ट, कुछ कभी कभी हमारे एग्जाम में जो पूछ लिए जाते हैं वो क्रोमोसोम्स की संख्या पूछ ली जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाती है। तो जो महत्वपूर्ण आपके पूछे जाते हैं उनको मैंने नोट कर रखा है। ऐसे तो हम बात करें दोस्तों हर चीज में क्रोमोसोम्स होते ही होते हैं। तो अब जो भी लिविंग चीजें होंगी, यानी जो संतान बनती हैं या उनकी पीढ़ी बनती है, तो उन सब में क्रोमोसोम्स पाए ही जाते हैं। तो पेपर में जो आपके पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण क्रोमोसोम्स के बारे में यानी गुणसूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों बात करें तो सबसे विभिन्न तत्वों में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में, तो सबसे कम सबसे अधिक के बारे में चर्चा करते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण बीच में जो है उनसे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे कम जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है वो आपका माइमेसिया पिलोसुला, ये चींटी की एक प्रजाति होती है, यानी चींटी के जो प्रजाति है उसमें एक जोड़ी यानी दो, सबसे कम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो आपके माइमेसिया पिलोसुला, यानी इसमें दो पाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका अगर ये ऑप्शन ना दे इसके बारे में ना, तो स्कैरिस के बारे में पूछ लेता है। तो स्कैरिस में आपके क्या होते हैं, चार होते हैं यानी दो जोड़ी होते हैं। तो इन दोनों को याद रखेंगे। कम के बारे में अगर आपसे पूछता है तो वहां पे क्वेश्चन दिया होगा, तो उसमें ऑप्शन अगर आपका ये दे देता है आपका माइमेसिया पिलोसुला, यानी जो एक चींटी की प्रजाति है, तो अगर ये देता है तो बेटर है। अगर ये नहीं देता है तो हो सकता है स्कैरिस के बारे में दिया जाए। तो एक बार हम जो महत्वपूर्ण गुणसूत्र हैं जो पूछे जाते हैं तत्वों में उनको चर्चा करते हैं। तो स्कैरिस में आपने देखा चार, यानी हो जाएगा आपका इसका आधा। जोड़ी की बात करें तो इसका आधा आप कर देंगे तो हो जाएगा आपका दो जोड़ी। नेक्स्ट मच्छर में बात करें तो मच्छर में आपके 6 होते हैं। घरेलू मक्खी के बारे में बात करें तो 12 होता है। मटर के बारे में बात करें तो 14 होता है। प्याज के बारे में बात करते हैं तो 16 होता है। मक्का के बारे में बात करें तो 20 होता है। टमाटर के बारे में बात करें तो 23 होता है। मेढक के बारे में बात करें तो 26 होता है। नींबू के दो तरीके के नींबू आप देखते हैं, एक छोटा नींबू और एक बड़ा नींबू, तो वहाँ पे 18 या 36 जो भी आपका विकल्प वहाँ पे दिया होगा आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट बिल्ली के बारे में बात करें तो 38 होता है। चूहे के बारे में बात करें तो 40 होता है। गेहूं के बारे में 42 होता है। ये वे सारे मैंने नोट किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में अक्सर देखा गया है, इनसे रिलेटेड पूछा गया है। खरगोश के बारे में बात करें तो 44 होता है। आलू में 48 होता है। चिंपैंजी में 48 होता है। तम्बाकू में 48 होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या ऐसा नहीं होता है कि कॉमन नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में गुणसूत्रों की संख्या कॉमन हो सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ आलू में, चिंपैंजी में और तम्बाकू में जो आपका 48 है। घोड़े में बात करें तो 64 होता है। कुत्ते में 78 होता है। कबूतर में 80 होता है। और टेरिडोफाइडस एक पौधों की प्रजाति है जिसमें 1260 से लेकर 1600 के आसपास में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि गुणसूत्रों की संख्या में सबसे कम किस में पाया जाता है और सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो टेरिडोफाइडस हमारा एक पौधों की जाति है जिसमें आपके 1260 से लेकर 1600 के आसपास पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने आज आनुवंशिकता से बनने वाले प्रश्नों के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आनुवंशिकता से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक में लगाइए। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा होता है जो आपको नहीं मिलता है या उसका आंसर आपको प्रॉब्लम करता है या आपको पूछना है, तो आप चैनल पे उसको कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप सबसे ये भी कहूँगा कि आप अगर देख रहे हैं तो अपने तक ही ना रखें,
इस चैनल को आप या जो भी ये वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।